आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज स्पेशल रिपोर्ट में स्पेशल बात यह है कि कई वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की परेशानी, इन सब के बीच क्या हो आगे का रास्ता? क्या यही पीक है या आने वाले दिन में पीक आने वाला है? क्या मामले 3 लाख के पार अभी पहुंचे हैं? पीक अगर होगा तो और भी ज्यादा हो सकते हैं। ये पीक कब तक नियंत्रण में आएगा कोरोना के केसेस का? इन सब पर चर्चा करेंगे। 2 बेहद खास डॉक्टर्स, डॉक्टर नरेश रेहान, डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। 3,15,000 के पार कोरोना के मामले, दुनिया में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बन गया है रोजाना कोविड केसेस सबसे ज्यादा होने के मामले में। लेकिन सवाल तो अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता, ऑक्सीजन की जो किल्लत का सामना अस्पतालों को करना है, उसको लेकर बीते 2-3 दिन से हाहाकार मचा हुआ है। तो बुलेटिन की शुरुआत ऐसी ही एक रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब नौबत ऐसी आ गई है कि ऑक्सीजन को भारी सुरक्षा के बीच राजधानी दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सबसे बड़े ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में हैं और ये जो ट्रक आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रही है। और इस ट्रक को ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर देगी, यानी हरियाणा के फरीदाबाद से ये आप देख पा रहे हैं जो ऑक्सीजन से भरा ये ट्रक है, ये जा रहा है। पीछे की तरफ टैंकर है, इस टैंकर में ऑक्सीजन भरा हुआ है। दिल्ली पुलिस आगे की तरफ है, वो ग्रीन कॉरिडोर दे रही है। कैसे आखिर दिल्ली से हरियाणा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, ये हम आपको लाइव दिखाएंगे आज। फरीदाबाद से आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन लेकर जो ये टैंकर है जा रही है। बगल में हमारे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको दिखाएं, जो दिल्ली पुलिस की एक टीम है वो पीछे की तरफ है और बाकायदा जो ये ऑक्सीजन से भरा टैंकर है वो होली फैमिली अस्पताल दिल्ली का, जहां ऑक्सीजन की किल्लत है, तो फिलहाल उसको दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है इस टैंकर को एक्सकॉर्ट करके लेकर जा रही है। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की और भी गाड़ियां मिलेंगी जो बाकायदा जो एक्सकॉर्ट टीम है, जो हरियाणा के फरीदाबाद में जो दिल्ली पुलिस की टीम है उसको ज्वाइन करेंगे वहां पर। और इस तरीके से जो पूरा ये टैंकर है उसको फरीदाबाद के हरियाणा से दिल्ली तक ले जाया जा रहा है। और कमोबेश लेंडर जो कंपनी है जहां हमने आपको दिखाया, वहीं से दिल्ली के तमाम अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ट्रक है पीछे की तरफ, ये जो है बाकायदा लेकर ट्रक को जा रही है। फरीदाबाद से अब दिल्ली की तरफ जो बाकायदा ये देख पा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की टीम है, पीछे की तरफ जो ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो इसको लेकर अब धीरे धीरे जो ये ऑक्सीजन है इसको लेकर धीरे धीरे अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। पूरे रास्ते बाकायदा जो ये ऑक्सीजन का पूरा टैंकर है इसको दिल्ली पुलिस एक्सकॉर्ट कर रही है। ग्रीन कॉरिडोर दिया जा रहा है और इस तरीके से ताकि कोई मुश्किल हो, फरीदाबाद का पुलिसकर्मी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। अब आप देख पा रहे हैं बदरपुर बॉर्डर पर बाकायदा दिल्ली पुलिस ने इसको रुकवाया है और रुकवा कर यहाँ से लेकर जा रही है। रोकने की कोशिश बदरपुर बॉर्डर पर चेकिंग के लिए की गई थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाकायदा सब आपकी कैमरों के सामने है, बाकायदा दिल्ली पुलिस की टीम है, ऑक्सीजन से भरा टैंकर है, उसको लेकर अब यहाँ से रवाना हो चुकी है, दिल्ली के अंदर एंटर कर चुकी है। अब यहाँ से होली फैमिली अस्पताल ले जाया जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन की काफी ज्यादा किल्लत हो रही है। और इस वक्त हम अब पहुँच चुके हैं होली फैमिली अस्पताल जहां ऑक्सीजन ये आनी थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बाकायदा जो और गाड़ियां हैं वो एक्सकॉर्ट करने लग गई हैं। यहाँ पर फरीदाबाद से ऑक्सीजन टैंकर को एस्कॉर्ट करते हुए अब दिल्ली पुलिस की टीम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो होली फैमिली अस्पताल जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आ चुकी है। पहले एक जिप्सी थी वो एक्सकॉर्ट कर रही थी, लेकिन अब जो पुलिस की कई गाड़ियां हैं, जो मोटर साइकिल है वो बाकायदा एक्सकॉर्ट करते हुए ग्रीन कॉरिडोर मुहैया कराते हुए फरीदाबाद के हरियाणा से होली फैमिली अस्पताल जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ऑक्सीजन की किल्लत थी, यहां पर पहुंच चुकी है। देखिए बाकायदा जो ग्रीन कॉरिडोर है वो मुहैया कराया गया है, जो ये पुलिस की जिप्सी है वो मुहैया कराई गई है। और ये जिप्सी जो फरीदाबाद से फॉलो कर रही थी, इसमें जो ऑक्सीजन भरा हुआ था इसमें बाकायदा पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। ये ऑक्सीजन से भरा टैंकर ये जो दिल्ली का होली फैमिली अस्पताल है
यहाँ पर पहुँच चुका है। इसी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत थी, अब इस जो ये ऑक्सीजन से भरा टैंकर है यहाँ पर लाया गया। तो ये हमने आपको लाइव दिखाया कि कैसे दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, तो किस तरीके से बाकायदा जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो तमाम जो ऑक्सीजन टैंकर है उसको ग्रीन कॉरिडोर दे रही है। जो बॉर्डर है वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इस तरीके से हरियाणा से जो दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो की जा रही है। कैमरामैन राकेश के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ये तस्वीरें देखकर वाकई कल्पना करना मुश्किल है कि कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा, ऐसा भी दिन आएगा जब भारी सिक्योरिटी के बीच ऑक्सीजन को अस्पतालों में पहुंचाना होगा। दो बेहद खास मेहमान, डॉक्टर नरेश त्रेहान जो कि चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है मेदांता द मेडिसिटी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, खास मेहमान जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आप दोनों भी हमारे साथ बने रहिए। कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब एक डॉक्टर की जिंदगी भी परेशानियों में घिर जाती है, वरना सोचिए ना, हम आपको अब जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कैसे एक अस्पताल के सीईओ भावुक हो गए क्योंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच जो अफरा तफरी बीते दिनों से मची हुई है। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की ये रिपोर्ट है। डॉक्टर्स भी ऐसी भारी परेशानियों के बीच कैसे इमोशनल हो रहे हैं, वो रिपोर्ट दिखाने से पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। दोनों डॉक्टर से एक एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। मैं आपके साथ डॉक्टर अशोक सेठ शुरुआत करना चाहती हूं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की किल्लत की हमने रिपोर्ट लगातार पिछले दिनों दिखाई है, तो ऑक्सीजन कितना क्रूशियल, कितनी उसकी किल्लत इस वक्त हो रही है, इन सब पर आप क्या जानकारी देंगे? और जो सवाल सबके मन में है सर, आज हमने विश्व के सारे देशों को पीछे छोड़ दिया रोजाना केसेस में और हम 3,15,000 के पार हो गए। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या यही पीक है जिसे आम भाषा में बताएं तो सबसे ज्यादा केसेस आना, या फिर पीक अभी आगे और हो सकता है? क्या 5 लाख को भी पार कर सकते हैं? क्या परिस्थितियां बन सकती हैं कोविड के मद्देनजर फिलहाल जो आप देख रहे हैं डॉक्टर से? पहले आपने पूछा कि ये ऑक्सीजन की जो सिचुएशन है ये क्यों आई है, और उसका ऑब्वियसली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई है। हमें पता है कि कोविड ऐसी डिजीज़ है जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, और हम लोगों को एडवाइस भी देते हैं कि 94% से जब कम हो तो वो इमीडिएटली बताएं, अस्पताल आएँ। और आपने ये भी देखा होगा कि आई थिंक उससे एक भय भी पैदा हो गया कि जैसे वो 94% सैचुरेशन से कम की फिगर देते हैं, उनको डर लग जाता है। सर्टेनली सेकेंडली ये वेव जिस तीव्र गति से आई है, जितने सीरियस केसेस हुए हैं, और वो सब कोविड के केसेस हैं, और जो अस्पताल में इस बार एडमिट हुए वो ज़्यादा सीरियस केसेस हुए हैं, क्योंकि माइल्ड केसेस तो अब घर में ट्रीट हो रहे हैं। ये पिछले साल से डिफरेंट है जिसमें कि माइल्ड केसेस भी अस्पताल में आ जाते थे। तो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन जो कि कोविड की ट्रीटमेंट है, बहुत यूटिलाइज होनी शुरू हो गई। इनफैक्ट कई पेशेंट्स में तो हमें 20-30 लीटर से 50 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात रही है। और फाइनली ये बात समझने की है कि लोगों को, हमें भी हम पहली बार ऐसी सिचुएशन में हुए हैं। आफ्टर ऑल हम सीरियस कंडीशन से लड़ते रहे हैं, हम लोगों को बचाते रहे हैं, बट एक हेल्पलेसनेस जैसी सिचुएशन पे पहुंचना कि 3-4 घंटे में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, क्या हम पेशेंट को बता पाएंगे, क्या वो सांस लेते लेते चला जाएगा, ये एक बड़ी डरावनी सी सिचुएशन होती है कुछ डॉक्टर्स के लिए। बट हमें तो लोगों को हमें पैनिक नहीं करना है। दैट इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। ऐसी सिचुएशन नहीं पहुंची। हम कहते थे कि हमारे पास 4 घंटे की ऑक्सीजन है। यस, वो सिचुएशन आ रही थी, बट क्लियरली अथॉरिटीज़ ने मिलके उस सिचुएशन को कवर किया और हम उस सिचुएशन पे लकीली नहीं पहुंचे। और अब तो आपने देखा ही होगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, और सेकेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेशन ले लिया है। वो जो छोटी छोटी पॉलिटिकल सिचुएशंस हो रही थी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को ऑक्सीजन नहीं भेज रहा था, कह रहा था कि हम चोरी कर रहे हैं, कह रहा था कि हाँ आपके ऑक्सीजन को हम भेजने नहीं देंगे। जो होल चेन है, सप्लाई चेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू स्मूथ मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो अब सॉर्ट आउट आपने देखा ही कि आपके सामने आपने विजुअल्स दिखाए कि कैसे सॉर्ट आउट हो गया है। फाइनली टू द डॉक्टर्स देमसेल्व्स कि हम लोगों को समझाएं कब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब तो हम लोगों से कहते हैं कि 90% पे, 91% पे, 92% पे भी ना घबराइए, आप उल्टे लेट जाइए तो आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। वो जो हमें भी कोशिश करनी है कि लोग समझें कि ऑक्सीजन की डिमांड हम कम कर दें, सो दैट एटलीस्ट लोग समझ जाएं और पैनिक ना हो और डेस्परेट ना हो। फाइनली आपने पूछा कि क्या ये पीक आ गई है?
नहीं, ये तो पीक नहीं आई है। हर चीज़ की पीक, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, कई लोग एक्चुअली इस टाइम पे इंक्यूबेशन पीरियड में होंगे, तो हमें एक्सपेक्टेशन यही है कि ये बढ़ते जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स टू 3 वीक्स। अब जो माइक्रो कंटेनमेंट मेजर्स आए हैं पिछले एक हफ्ते में, वेरियस स्टेट्स ने कुछ, आप कहिए लॉकडाउन, मैं कहता हूं उनको कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट of regulations, strict enforcement of COVID appropriate behavior, strict enforcement of masking, घर पे बैठना, unnecessary बाहर ना जाना, gatherings ना करना, जो अब आया है, ये मिनी कंटेनमेंट जो क्रिएशंस हुई हैं वेरियस स्टेट्स में, उसका हमें इफेक्ट 2 से 3 हफ्ते के बाद ही दिखेगा। वैक्सीनेशन ड्राइव अगर बढ़ती है और वैक्सीनेट होते हैं, उसका भी इफेक्ट पहले 3 हफ्ते के बाद ही आना शुरू होता है, तो हमें जो इफेक्ट्स दिखेगा 4 to 6 वीक्स में, तो हमारी पीक तो अभी 2 से 4 हफ्ते में आएगी, और फिर उसी के बाद ही ये धीरे धीरे जाना शुरू होगा। जो हम आज एफर्ट्स ले रहे हैं उसका हमें 6 से 8 हफ्ते के बाद उसका इफेक्ट दिखेगा। अभी भी कहता हूँ कि एक चीज़ हमें करनी है कि ट्रांसमिशन रोकनी है। आप सब चीज़ ले लीजिए, 2 ही चीज़ से ट्रांसमिशन रुक सकती है इस बार। एक तो मास्क नहीं, डबल मास्क पहनिए। ज़्यादातर लोग कपड़े के मास्क पहने में सिर्फ 50% बचाव होता है कपड़े के मास्क से। उसके अंदर अगर एक सर्जिकल 3 प्लाई मास्क उसके नीचे पहन लीजिए और उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहन लीजिए, तो आप एक दूसरे को 96% से ज़्यादा से पॉसिबिलिटी से एक दूसरे को कोविड होने से बचा सकते हो। तो हमारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, हम कहते हैं मास्किंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिस्टेंसिंग। अब तो ये भी सोचा जा रहा है कि एयरबॉर्न स्प्रेड हो सकता है, तो अगेन क्लोज्ड स्पेसेस में कभी एकत्रित नहीं होना है, उन्हीं जगह पे होना है जहाँ पे कि अच्छे से हवा चल रही हो, जिससे कि वायरस हट सके। आपकी डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, वो सब मेंटेन होनी चाहिए, बट आपको अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना है। ये वायरस एक के गले से दूसरे गले तक जाता है, और अगर दूसरे गले में उसको पता चलता है कि वहाँ पे पनप सकता है, तो वह पनपता है और तीसरे के गले में जाता है। अगर हम चेन को तोड़ देते हैं तो वायरस ऑटोमेटिकली 4 से 5 दिन में मर जाता है। इसी से हम अपने को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, और अपने भाई बहनें, अपने घर में पेरेंट्स और फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, और वही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है आगे जाने के लिए। जी डॉक्टर त्रेहान, यहीं से सवाल को आगे लिए चलते हुए, क्योंकि जो डॉक्टर सेठ का मानना है 2 से 3 सप्ताह में तो अभी लगेंगे ही जैसे बढ़ रहा है, लेकिन 6 से 8 सप्ताह के बाद ही कुछ मेजर बदलाव हम देखेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है सर, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई पर मैं आप भी चाह रही थी, क्योंकि आप भी कोविड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, क्या परिस्थिति ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर और जो किल्लत राजधानी में खासतौर पर हुई। दूसरी बात पीक को लेकर, क्या आप मानते हैं ये पीक है, आने वाले वक्त में पीक की आशंका बनी हुई है, कहां तक केसेस जा सकते हैं? लेकिन मेरा सवाल तो आपसे यह है सर कि अभी तो कई ऐसे लोग हैं जो टेस्ट करा ही नहीं पा रहे, कई ऐसे लोग हैं जहां पर लैब में रिपोर्ट्स पेंडिंग है, तो ये क्या हमारे पास एक्चुअली रियल फिगर्स है या असल परिस्थिति इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है? डॉक्टर त्रेहान, ये तो आपको समझना है कि ये जो पीक आई है इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये अंदाजा नहीं था कि इस रफ्तार से ये पीक बढ़ेगी और इतने लोगों को अपने लपेट में ले आएगी। पर अगर जो आप हिस्टोरिकली देखोगे तो स्पेनिश फ्लू जिसकी के साथ हम तुलना करते हैं इस पेंडेमिक की, क्योंकि लास्ट पेंडेमिक 100 साल पहले हुआ था, उसमें भी यही वायरस ने यही पैटर्न अपनाया था जो इस पीक में देख रहे हैं हम। उनकी जो सेकंड पीक आई थी स्पेनिश फ्लू में, वो भी इसी रफ्तार और बहुत बड़ी पीक थी। तो इसमें ये प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, ये एंटिसिपेट नहीं किया। ये आप कहें कि मतलब हमें ये गलतफहमी लगी कि हिंदुस्तान ने वायरस को कॉन्कर कर लिया है। पर ये वार्निंग्स तो हम फिर भी कह रहे थे कि ये वायरस अभी गया नहीं है। अपना जो हम बताते रहते हैं बार बार कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, औरों की प्रोटेक्शन के लिए वो मास्किंग और डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग करते रहते हैं, उसमें जो लोगों ने ढिलाई दी, लोगों ने सोचा कि ये अब खत्म ही हो गया है, तो अब हम जो 1 साल की तकलीफ में है उससे मुक्त हो गए हैं।
बहुत सारी चीजें होने लगी, शादियां होने लगी, इवेंट्स होने लगे, और उसके साथ साथ अब जो बिल्कुल सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हुए हैं, वो अपना जो कुंभ हुआ है, अभी भी चल रहा है। रमजान आया जिसके अंदर भी वो पूजा जो होती है, नमाज पढ़ी जाती है, वो भी पढ़ी जाती है बहुत सारे लोगों से। और फिर जो इलेक्शंस आ गए इस टाइम, उन तीनों चीजों को मिला के अभी ये पीक जो आनी है, ये कब तक जाएगी ये पता नहीं है, और कब तक चलेगी और किस पीक तक जाएगी ये नहीं पता, पर अंदाजा ये है कि 4-5 लाख तक जरूर जाएगी। तो इसका मतलब ये है, हमें आज ये सोचना है कि इससे कैसे हम बचे, कि इसको तोड़ना है, इस चेन को तोड़ना है। इस चेन को तोड़ने के लिए जो भी हमें चीजें करनी है, जैसे ये लोगों के ऊपर बार बार हम यही कह रहे हैं, डॉक्टर सेठ ने भी यही बोला, प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला कि देखो अब ये जो वायरस आया है, इसका ये और भी भयंकर सुपर स्प्रेडर है, और इसकी वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हैं, सारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स फुल हो रहे हैं। अगर जो अभी भी लोगों ने लापरवाही करी तो ये बहुत भारी पड़ेगा हमारी सारी पॉपुलेशन को। तो ये एक वार्निंग हमें बहुत जबरदस्त देनी है लोगों को, कि एकदम अपने आप को, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लॉकडाउन करना जरूरी है। अपने आप को आप बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, और कोई अननेसेसरी एक्टिविटी ना करें। और जो गवर्नमेंट कर रही है, जैसे ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, उसके लिए जो कर रही है सो कर रही है, पर उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी ला रही है, जैसे एरियाज को लॉकडाउन किया जाए। मास्किंग अगर जो आपने नहीं करी तो उसकी कितनी कड़ी वो होगी। अगर जो किसी ने ऑक्सीजन इधर उधर हेरा फेरी करने की कोशिश करी, उसके ऊपर आज होम मिनिस्ट्री ने बहुत कड़ी निगरानी रखी है, और उसकी जो पेनल्टी है बहुत बढ़ गई है। तो ऐसी चीजें करने से हमारे को ये देखना है कि हिंदुस्तान का हर शख्स जो जमीन पे खड़ा है हिंदुस्तान की, वो अपने आप को कोविड वॉरियर समझे। हम तो है ही मेडिकल प्रोफेशन के, 1 साल से 15 महीने से हम लड़ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो हैं अपने पैरामेडिकल पर्सनल, वो इतनी दृढ़ता से इससे लड़ रहे हैं कि ये बिल्कुल हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए इस प्रोफेशन को, कि वो अभी भी डटे हुए हैं। अगर जो पब्लिक साथ नहीं दे रही तो ये बहुत बड़ी गलती है पब्लिक। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहूंगा कि आज के दिन सब कुछ है, हम डॉक्टर, पैरामेडिकल सब लड़ रहे हैं, लड़ने को तैयार हैं। सामान इतनी गति से बढ़ेगा और इतनी हाइट तक जाएगा तो उसका कोई अनुमान नहीं था। अब हमें उम्मीद है कि अगर जो आने वाले 5-7 दिन निकल गए, ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, एफिशिएंटली हो, तो हमें ये उम्मीद है कि कोई जान ना जाए ऑक्सीजन की कमी से। क्योंकि चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कोई भी मरीज कहीं भी हो, चाहे छोटे हॉस्पिटल में हो, बड़े हॉस्पिटल में हो, नर्सिंग होम में हो, उनको उनकी जान जरूर बचानी है, क्योंकि सबकी जान एक ही वैल्यू है। और ऑक्सीजन जिस पेशेंट को चाहिए उसके लिए वो जान है, तो हमें प्रोवाइड करनी है। और हमें ये भी अलार्म बजाना है कि अगर जो हमारे पास कमी है तो हम हर एक से बात करें कि भैया यहाँ कमी है। जैसे आपने अभी दिखाया कि हरियाणा से दिल्ली लाई गई, वो अभी होली फैमिली हॉस्पिटल में पहुंचाई गई है। ऐसे कई वाकया होंगे, पर अगर जो ठीक टाइम पे वाकया को देख लिया तो हम जान बचा सकते हैं लोगों की। बट अगर जो लोग लापरवाही करते जाएंगे तो इतनी बढ़ जाएगी कि सबकी मजबूरी हो जाएगी कि क्या करें। इसीलिए आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से मैं मीडिया को भी अच्छा बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी बहुत टाइम दिया है इसके ऊपर, बट पब्लिक सुन रही है कि नहीं, ये हमें देखना है आने वाले दिनों में। और मैं ये वार्निंग दे रहा हूं कि बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, यंग लोगों की भी हो रही है। जैसे डेटा दिखाया गया कि 50% से ज्यादा लोग जो आज शिकार बन रहे हैं वो 45 एज से कम है। तो ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं मुक्त हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो मैं बच जाऊंगा। नहीं,
हमारे सामने 30 साल के लोग की उम्र के लोग चले गए ऊपर। ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है जो हर एक शख्स को समझनी चाहिए पूरी तरीके से। और मैं बार बार यही कहूंगा उनको, ये वार्निंग है, आप नहीं दोगे, नहीं इसको तवज्जो दोगे तो पछताओगे। मुझे लगता है आप दोनों कह रहे हैं तो उसका बहुत वैल्यू है, लोग भी समझेंगे। डॉक्टर अशोक सेठ कह रहे हैं कि कैसे 2 मास्क पहनिए, सिर्फ कपड़े का एक मास्क काफी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे भी लोग हैं जो नाक के नीचे पहनते हैं, गले में लटका कर रखते हैं, गंभीरता नहीं समझते हैं। लोगों की जिंदगी जा रही है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सर, अब ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मैं आपसे 2-3 सवाल ऐसे पूछना चाहती हूँ। रियल बीमारी की सिचुएशंस जो लोग फेस कर रहे हैं, सिम्टम्स है, RT-PCR टेस्ट में आता नहीं है पॉजिटिव, CT स्कैन कराने को डॉक्टर साहब कहते हैं, वहां पर जाकर मामला क्लियर होता है। ये सब क्यों हो रहा है? साथ ही क्या सिर्फ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स या फिर ये डबल म्यूटेंट वायरस है जिसकी वजह से ये हो रहा है? तीसरा सवाल, फैबी फ्लू डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दुकान में नहीं है, रेमडेसिविर की कमी, इन सब के बीच क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को जिसको कुछ भी सिम्टम्स या परेशानी दिख रही है? इन तमाम सवालों के साथ लौट रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपको इस कड़ी को रोकना है, कंप्लीट लॉकडाउन से देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, मास्क पहनना जरूरी है, सही ढंग से पहनना जरूरी है और घर पर ही रहिए अगर काम नहीं है तो। लगातार कवरेज, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत, क्या हो रहा है अस्पतालों में, इलाज का क्या हाल है, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ 2 वरिष्ठ सबसे बड़े डॉक्टर्स इस देश के, डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ लगातार बने हुए, डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने बताया है कि क्या कहां पर संभलने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ते मामले उत्तर प्रदेश के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और ये एक बार फिर से ऐसे संकेत है जिसमें यह साफ है कि यूपी में कोरोना का कहर जारी है। जी हां, 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए केस आना, 195 लोगों की मौत हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो तस्वीर साफ है कि मामलों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और इन सब के बीच जो आशंका डॉक्टर्स जाहिर कर रहे हैं वही परिस्थिति देश के सामने इस वक्त है। डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर नरेश त्रेहान दोनों बता रहे हैं कि ये अभी मामले और आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। दोनों समझा रहे हैं कि मास्क पहनिए, बल्कि डबल मास्क पहनिए, ठीक से पहनिए, वरना परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं आएगी। अगर लॉकडाउन से बचना है उसी के लिए कर लीजिए, उन डॉक्टर्स की सोचकर कर लीजिए जो अस्पतालों में जूझ रहे हैं हमारी और आपकी जिंदगी को बचाने के लिए, ऑक्सीजन की इस किल्लत से लड़ रहे हैं ताकि किसी की जान ना जाए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। रेमडेसिविर से लेकर फैबी फ्लू, तमाम दवाएं जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं, इन सब का क्या असर, कितना जरूरी, सब पर सवाल पूछेंगे दोनों डॉक्टर से। लेकिन उससे पहले जल्दी से गोपी घांगर की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेड नहीं है, एम्बुलेंस में इलाज हो रहा है मरीजों का, देखिए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अहमदाबाद शहर के ज्यादातर अस्पताल फुल हो चुके हैं। वैसे में जो 1200 बेड का स्पेशल कोविड अस्पताल है, वहां पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है, कम से कम 50 से ज्यादा एम्बुलेंस की लाइन है। हर एक एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है जिसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर से ही, और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ही ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर अब बेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मरीज है, मरीज को इसी एम्बुलेंस के अंदर अभी फिलहाल ऑक्सीजन दिया जा रहा है, सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है। रात को करीब यहाँ पे 3 बजे से ये लोग खड़े हुए हैं और 3 बजे से लगातार उनको यहाँ से ट्रीटमेंट दी जा रही है। उन्हीं से बात करते हैं। कितने बजे से आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं? रात 1 बजे से खड़े हैं। 1 बजे से, और अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं आया। कितने घंटों से आप यहाँ पे लाइन में खड़े? 7 बजे से खड़ा है, सुबह 7 बजे से। ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, क्या हालात है? खत्म हो गया है। पेशेंट को ऑक्सीजन की फुल जरूरी है, इसीलिए तो ऑक्सीजन के लिए पूरा दिन सुबह से 7 बजे से गाड़ी में है ये लोग। वैसे में प्रशासन क्या कर रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो बेड लगाने चाहिए वो बेड अब तक नहीं लग पाए हैं। विजय रूपानी सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पेशेंट यहाँ पे है और जिस तरीके से उनके हालात है वो बहुत ही गंभीर है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। आपने गोपी घांगर की ये रिपोर्ट देखी, एम्बुलेंस में इलाज हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, जहां मध्य प्रदेश में बढ़ते मामलों के बीच अब जो अस्पताल है वहां पर भी एक तरह से हाथ खड़े किए जा रहे हैं। आखिर कहां पर बेड्स की सुविधा नहीं है, बढ़ते केस
किस तरह से परेशानी का सबब बन रहे हैं। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए, वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भोपाल एम्स के बाहर बाकायदा लिख दिया गया है यहां पर अब बेड्स उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एम्स के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। एम्स के भीतर जब हम गए तो हमने देखा है कि यहाँ पे बाकायदा अंदर बेड ना होने के नोटिस जो है वो लगा दिए गए हैं। कोरोना से प्रभावित लोग यहाँ पहुंच रहे हैं परिजनों को दाखिला करवाने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ से निराश लौटना पड़ रहा है। करीब 2 घंटे तक हम एम्स परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान हमने देखा कि कुछ परिवार ऐसे थे जो यहाँ पे कई घंटों तक वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि जो मरीज है उसे अंदर ले लिया जाए, उसे एक बेड मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बताएं कि एक्टिव मरीजों की जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो वो करीब 82 से 85 हजार के करीब पहुंच चुकी है एक्टिव मरीजों की संख्या। और इसीलिए अब अस्पतालों पर जो दबाव है मरीजों को भर्ती करने का वो पहले से कहीं ज्यादा हो गया है और उसके चलते अब एम्स जैसे संस्थान भी मरीजों को वापस भेज रहे हैं बेड की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। डॉक्टर नरेश रेहान, डॉक्टर अशोक सेठ दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, ये एक तस्वीर ये भी है, आप देख रहे हैं अब यहाँ पर बेड्स उपलब्ध नहीं है, असुविधा के लिए खेत है, ऐसा किसी अस्पताल में लिखना ये बताता है कि किस तरह से जबरदस्त भार इस वक्त हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ गया है। इस पर जल्दी से एक टिप्पणी आपकी तरफ से सर। फिर 2-3 सवाल जो सबके मन में है, RT-PCR उसमें नेगेटिव आना लेकिन लक्षण कायम रहना, फिर सिटी स्कैन में पॉजिटिव आ जाना, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या ये म्यूटेंट वायरस अब RT-PCR में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है? वैक्सीनेशन का क्या असर हो सकता है? रेमडेसिविर, फैबीफ्लू, क्या ये दवाएं जो प्रिस्क्राइब की जा रही हैं उसकी जरूरत है? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट उन क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले अंजना जी एक बस टिप्पणी करूंगा और वो ये है कि हमने मास्किंग की बात की। मैं लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में डॉक्टरों ने, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं, अपनी फैमिलीज़ को नहीं देखा है, लड़ते रहे हैं। 800 डॉक्टर्स की जानें गई हैं, कई नर्सेस की जानें गई हैं। और एक बार आपने सब ने ताली भी बजाई थी उनके रिस्पेक्ट में। अब जब आप कभी सोचो कि आप मास्क नहीं पहन रहे हो या मास्क उतार रहे हो तो आप डायरेक्ट उस त्याग का इंसल्ट कर रहे हो, उस एफर्ट का, उस पैशन का, जो उस सैक्रिफाइसेस की इंसल्ट कर रहे हो जो कि कोविड वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी जानें गंवा के लोगों को बचाया है ना। सेकेंडली, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो इतनी स्पीड से जो राइज किया है इस बार, जो कि जैसे डॉक्टर त्रेहन ने भी कहा कि अनएक्सपेक्टेड था, हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म होना शुरू हो गया। एज डॉक्टर्स, एज वायरोलॉजिस्ट हमने देखा था और एक्सपर्ट्स ने बताया भी था कि दूसरे कंट्रीज में हो रहा है, शायद हिंदुस्तान में भी ऐसा है। तो फोर्सी नहीं किया और जो कर लेना चाहिए था कि ये जो राइज हुआ है ये वेरिएंट की वजह से हुआ है और ये वेरिएंट्स हमें दिखे थे। आफ्टर ऑल इंग्लैंड में भी जो सेकेंड वेव आई थी वो भी वेरिएंट की वजह से आई थी, न्यू इंग्लैंड वेरिएंट, जो लंदन से फिर पूरे इंग्लैंड में नवंबर दिसंबर में पूरा छा गया था। तो इम्पॉर्टेंट इशू इज़ कि जो वेरिएंट से राइज हुई है, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से अब इतने सारे लोगों को कोविड होना शुरू हो गया। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि एक को होता है तो पूरी फैमिली को हो जाता है, यंगर लोगों को भी हो रहा है। बट किसी को पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी भी ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा डेडली है। जितनी भी डेथ्स हमें देखी जा रही हैं वो जस्ट एज अ फैक्ट कि इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं तो ज़्यादा डेथ्स भी होंगी, बट एज अ परसेंटेज अभी भी डेथ्स कम ही हैं। और सबसे पहले समझना चाहिए कि 90% लोग तो एक फ्लू लाइक इलनेस होके ठीक हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको एडमिशन की किसी की ज़रूरत नहीं है। परहैप्स 10% लोगों को एडमिशन की ज़रूरत होती है, 5% लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और लेस देन 1% डेथ्स होती है, तो घबराइए नहीं। सेकेंडली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि आपने देखा कि फैविपिरावीर की कमी हो रही है, आपने देखा कि कहीं रेमडेसिविर की कमी हो रही है, ये अक्सर चैनल्स पे आता रहता है और वाकई हो रहा है। तो ये भी बता दो कि जो हम ये दवाइयाँ फैविपिरावीर इज़ एंटीवायरल टैबलेट्स हैं, बट ये भी देखा गया है कि इसकी जो जब आई थी तो ये फ्लू वायरस के लिए आई थी। जापान और कुछ ऐसे देशों में अप्रूव्ड है और उसके कुछ ट्रायल्स हुए कोविड के लिए,
जिसमें कि थोड़े से एडवांटेजियस रिजल्ट्स दिखे बट नॉट यूनिफॉर्मली। तो एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास और कोई दवा नहीं है माइल्ड डिजीज के लिए, तो कई प्रिस्क्रिप्शन में फैविपिरावीर आती है, बट नॉट वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड अगर आप इंग्लैंड का प्रिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें ये सब ना फैविपिरावीर है, ना आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है। वो कहते हैं कि स्ट्रेस कम करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, स्टीम इनहेलेशन लो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, पानी खूब पियो, और ऑटोमेटिकली 90% लोग तो इसी से ठीक हो जाएंगे। तो ये जो हमने आर्टिफिशियल स्केर्सिटी इस ऐसी दवाई के लिए क्रिएट किया है जिसका अभी भी रोल अनसर्टेन और स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे को ये कई बार अचंभा होता है। और इसी तरह आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, बट क्योंकि ये सिंपल दवाइयाँ हैं, ये सेफ दवाइयाँ हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं फॉर माइल्ड डिजीज। ये रही जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स की घर पे हो रही है। और हम कहते हैं कि जब ऑक्सीजन कम होने लगे तो आप कंसल्टेशन, बाय द वे वीडियो कंसल्टेशन अब हर अस्पताल कर रहा है, और पेशेंट्स को आपको एडवाइस घर पे ही बैठे बैठे मिल जाती है, आपकी सुपरविजन हो जाती है, आपको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपका सांस बहुत तो खड़ना शुरू हो जाए, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन वाकई ही कम होती जाए। और जब हम, आपने पूछा ना कि ये डायग्नोज नहीं होता है, उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर मैं देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो RT-PCR टेस्ट हैं, ये इवन एट बेस्ट 70 से 80% ही लोगों को पकड़ पाते हैं। ये इसके कई किट्स हैं, एटलीस्ट मेनी किट्स आर इन द मार्केट। कुछ एक जीन को देख के डायग्नोज करते हैं, कुछ मल्टीपल जीन्स को देख के डायग्नोज करते हैं, और उनकी सेंसिटिविटी भी उसी पे डिपेंड करती है। तो ये भी नहीं है कि हर RT-PCR का किट पर सबसे बड़ा अच्छा है। थर्डली बात ये है कि अगर इसको डिजीज में आज कंटैक्ट हुआ, आपने कल ही RT-PCR करा लिया, तो इंक्यूबेशन पीरियड के बहुत जल्दी करने में वो RT-PCR नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो 4 से 5 दिन पे पॉजिटिव आना शुरू होगा। फाइनली जब गले के अंदर या नाक के अंदर दोनों तरफ से अच्छे से ना लिया जाए और उसकी ट्रांसपोर्टेशन ठीक ना हो, तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो वैसे ही 30% लोगों को RT-PCR नेगेटिव आएगा। और अब जो वेरिएंट्स आए हैं, इसमें भी देखा गया है कि वेरिएंट्स के, क्योंकि जीन स्लाइटली डिफरेंट है, तो अगर जो चीपर RT-PCR किट्स हैं वो उसको नहीं पकड़ पाएंगे, तो इसलिए कुछ CDC ने भी गाइड किया है कि 4-5 ऐसे किट्स हैं जो कि हो सकता है वेरिएंट्स को ना पकड़ पाए। फाइनली बात रही कि हम कभी सिर्फ RT-PCR के बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं समझते। इस टाइम पे सोच लीजिए कि किसी को भी जुकाम हो, किसी को भी खांसी हो, किसी को भी थोड़ा बुखार हो, टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कंजंक्टिवाइटिस, लिटिल बिट ऑफ डायरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। किसी को भी फीवर इस टाइम पे हो और फ्लू हो, सोचिए टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे वो कोविड है, unless proven otherwise. Everybody around you can actually have a COVID. So ये खुशकिस्मत पे खुशफहमी में ना रहिए कि मेरे को शायद चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, शायद बॉडी एक हो गया तो ये कुछ और ही होगा। सेकेंडली जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये अगर एसिम्टोमेटिक, इस टाइम पे बहुत एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। आपको बता दूं कि हमने अपने रूटीन टेस्टिंग में ही, अगर उस दिन 15 लोगों को मैंने रूटीन टेस्टिंग की, उसमें से 9 एसिम्टोमेटिक निकले हैं। उसकी कई वजह हैं, बट अगर एसिम्टोमेटिक है और टेस्ट नेगेटिव, सोचिए नेगेटिव अगर सिम्टम्स हैं और नेगेटिव आ रहा है तो हम सिम्टम्स के बेसिस पे जाते हैं। फिर ब्लड टेस्ट है जिसमें कि हमें CRP, ESR, फेरेटिन लेवल, D डाइमर लेवल, IL-6 भी हमें बताते हैं कि इनको इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। CT स्कैन इज नॉट फॉर डायग्नोसिस, मैं बताना चाहता हूँ। जी सर। CT स्कैन इज मेंट फॉर दोज पेशेंट्स जिनको वाकई ही ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, निमोनिया हो रहा हो, लगता है कि ये तो क्लियर कट कोविड ही है, बट उसका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है। तो डायग्नोसिस उन केसेस में जो सीरियस हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दें कि इसकी कोविड की ट्रीटमेंट है, आइसोलेट करें कि इसको रहने दें, इसको तो RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, बट लग रहा है कि क्लियर कट है, उनके CT स्कैन उसमें बहुत कमी है पूरे सिचुएशन। जी डॉक्टर सेठ, जी डॉक्टर सेठ, जल्दी से डॉक्टर नरेश चौहान, कंक्लूडिंग रिमार्क पूरी परिस्थिति पर जो आज आप संदेश देना चाहेंगे और जो आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसा है कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाए। ये कम्युनिकेशन बहुत अहम है तीनों तरीके से। ये जंग जो है ये हिंदुस्तान की लड़ाई है, दुनिया की लड़ाई है। पर अगर जो हम अपना समझें कि एक तो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पे मैंने पहले भी बात किया कि अगर जो
पब्लिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी और उनको कुछ गलत फहमियां हैं जो मैं साफ करना चाहता हूं। ये तो पता लग गया कि ये युवा लोगों को भी हो रही है। युवा को होगी तो अपने घर ले गए तो सारे घर वाले लपेट में आ गए। तो जो बुजुर्ग हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं, 1.5 साल से वो बेचारे अपने डरे हुए हैं, उनको भी हो गया। और जो भी डेथ्स हो रही हैं उसमें ये जरूरी है कि जो बहुत बुजुर्ग हैं जिनकी एज 80 वगैरह से ऊपर है तो उनको तो तकलीफ हो ही रही है, पर जो युवा है 30 साल 20 साल उनको भी तकलीफ हो रही है। तो एक तो उसको समझ लें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चेन को तोड़ना है। अगर हमने देश से बचना है, अगर देश को बचाना है तो हमारा कर्तव्य है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल पर्सनल और ये जो डॉक्टर नरेश चौहान आप कह रहे हैं कि कैसे युवाओं के लिए ये खतरे की घंटी है, आप कैरियर्स बन सकते हैं बुजुर्गों के लिए जिनको खतरनाक परिस्थितियां बन सकती है। और मुझे लगता है आप दोनों का ये संदेश कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में, हमारे डॉक्टर्स के सम्मान में, हमारे नर्सेज, मेडिकल स्टाफ के सम्मान में जो जिंदगी को जोखिम में डालकर हमारी जान की रक्षा के लिए अस्पतालों में डटे हुए हैं, अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क पहनकर रखिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।